बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा नगर था, सुगंधपुर। ये नगर सुंदर था, लेकिन वहाँ के ज़्यादातर लोग आम किसान और व्यापारी थे। उस नगर के बीचों बीच एक बहुत पुरानी कपड़ों की दुकान थी, रामलाल वस्त्रालय। यही दुकान चलाकर रामलाल अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। रामलाल एक साधारण दर्जी थे, पर दिल के बहुत नेक इंसान। उनकी सिलाई इतनी साफ सुथरी होती थी कि आसपास के गांव से भी लोग कपड़े सिलवाने आते। पर कमाई ज्यादा नहीं थी, दुकान छोटी थी, सामान भी सीमित था और अक्सर लोग उधार पर कपड़े ले जाते। यही वजह थी कि रामलाल का परिवार हमेशा संघर्ष में जीता। रामलाल की पत्नी कमला घर संभालती थीं। दोनों की एक ही बेटी थी, आराध्या। रूप में तो साधारण थी, लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, जैसे उनमें कोई गुप्त सपना छिपा हो। वो हमेशा किताबें पढ़ना पसंद करती और पुराने कपड़ों से गुड़ियों के लिए नए नए कपड़े सिल लेती। गांव वाले उसे अक्सर कहते, अरे ये तो राजकुमारी जैसी लगती है। हालांकि वे मजाक करते थे, पर आराध्या के दिल में सचमुच ये सपना पलने लगा कि शायद वो कभी सचमुच राजकुमारी बन सके। रामलाल रोज सुबह दुकान खोलते। लकड़ी का टूटा फूटा तख्ता जिस पर कपड़े लटकाए जाते, वही उनका सहारा था। गर्मियों में धूप की तपिश, सर्दियों में ठंडी हवाएं और बरसात में छत से टपकते पानी के बावजूद वे मेहनत करते। कई बार उनके पास कपड़े खरीदने वाले ग्राहक आते और कहते, रामलाल भाई थोड़ा सस्ता कर दो, तुम तो जानते हो हमारे पास पैसे नहीं हैं। रामलाल मुस्कुराकर मान जाते। उन्हें पैसे की चिंता से ज्यादा लोगों की खुशी की चिंता होती। घर लौटकर वे अक्सर सोचते, हे भगवान, मैं अपनी बेटी को अच्छा भविष्य कैसे दूंगा। आराध्या भी ये सब देखती थी। कई बार उसके दिल में आता कि वो अपनी माँ पिता को गले लगाकर कह दे, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, एक दिन मैं आपके लिए इतना कमाऊंगी कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। पर वो चुप रहती और अपने सपनों की किताब में खो जाती। आराध्या की आदत थी कि वो घर के बचे खुचे कपड़े समेट लेती और उनसे गुड़ियों के लिए गाउन बनाती। उसकी गुड़िया छोटी छोटी थी, पर उनके कपड़े किसी रानी से कम नहीं होते। कमला हंसते हुए कहती, बिटिया तू तो गुड़ियों को राजमहल में भेजने की तैयारी कर रही है। आराध्या मासूमियत से जवाब देती, अम्मा, अगर मेरे पास सचमुच राजमहल होगा तो मैं आपको भी वहां ले जाऊंगी और मैं ऐसे गाउन पहनूंगी जिन पर हीरे जवाहरात चढ़े होंगे। हर साल सुगंधपुर में एक बड़ा मेला लगता था। यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते और अपने सामान बेचते। इस बार खबर थी कि पड़ोसी राज्य के राजकुमार आदित्य भी मेला देखने आएंगे। ये सुनकर नगरवासी उत्साहित थे। रामलाल ने भी सोचा कि वे कुछ अच्छे कपड़े सिलकर मेले में बेचेंगे। कई रातों तक जाग जाग कर उन्होंने सुंदर डिजाइन तैयार किए। आराध्या भी मदद करती। वो धागे चुनती, बटन लगाती और सजावट करती। मेले के दिन दुकान पर खूब भीड़ लगी। कई लोगों को रामलाल की कारीगरी पसंद आई, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब राजकुमार आदित्य खुद वहां पहुंचे। राजकुमार ने कपड़े देखे और बोले, वाह, ये काम बहुत बारीकी से किया गया है। तुम साधारण व्यापारी होकर भी इतनी नफासत से कपड़े सिलते हो। महाराज, ये तो हमारे पूर्वजों से मिली कला है, बस इसी से घर चलता है। राजकुमार ने मुस्कुराकर 2 जोड़ी कपड़े खरीद लिए और दाम भी ज्यादा देकर गए। ये पहला मौका था जब रामलाल को लगा कि उनकी मेहनत की कद्र हुई। मेले के अगले दिन नगर भर में चर्चा थी। राजकुमार को रामलाल की सिलाई पसंद आई है। आराध्या का मन भी खुश था। वो सोचने लगी, अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो शायद मैं भी कभी राजमहल देख सकूंगी। लेकिन किस्मत इतनी जल्दी मेहरबान कहाँ होती है। घर लौटकर फिर वही पुराने हालात थे। टूटी छत, खाली बर्तन और अनगिनत चिंताएं। कमला कहती, रामलाल जी, ये सब सपनों का खेल है। हम गरीब लोग कभी राजमहल में नहीं पहुंच सकते। लेकिन रामलाल हमेशा बेटी की ओर देख, नहीं कमला, हमारी आराध्या की आंखों में जो चमक है वो किसी राजकुमारी से कम नहीं। एक दिन जरूर कुछ अच्छा होगा। कुछ महीने बाद नगर में बड़ी घोषणा हुई। राज्य के राजमहल में राजकुमारी के सम्मान में एक उत्सव होगा। हर नगर और गांव से युवतियों को आमंत्रित किया जाएगा। उनमें से कुछ को राजमहल में विशेष सम्मान दिया जाएगा। ये सुनकर सुगंधपुर की लड़कियां उत्साहित हो गईं। आराध्या भी सपनों में खो गई। लेकिन फिर उसने आईने में खुद को देखा। फटे पुराने कपड़े, साधारण चेहरा और कमजोर काया। उसने सोचा, क्या मैं सचमुच राजमहल जा सकती हूँ?
वहाँ तो सिर्फ अमीर लोग जाते हैं। बिटिया, हिम्मत करके देख, जब तक कोशिश नहीं करोगी तब तक कैसे पता चलेगा। कमला ने पुराने कपड़ों में से एक अच्छा टुकड़ा निकाला और आराध्या के लिए गाउन सिल दिया। गाउन नया नहीं था, लेकिन उसमें माँ का प्यार और पिता की मेहनत छिपी थी। उत्सव का दिन आया। राजमहल का दृश्य अद्भुत था। चमचमाती दीवारें, सुनहरी झूमर, फूलों से सजा आंगन और तरह तरह की गाउन पहनी हुई युवतियां। आराध्या जब अंदर पहुंची तो सब उसकी ओर देखने लगे। उसका गाउन भले साधारण था, लेकिन उसके आत्मविश्वास और मासूमियत में एक अलग ही चमक थी। राजकुमार आदित्य ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। अरे, यह तो वही दर्जी की बेटी है जिसने मेले में मेरे कपड़े संवारे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। तुम यहाँ कैसे? आराध्या ने हाथ जोड़कर कहा। महाराज, मैं तो बस इस उत्सव को देखने आई हूँ। राजकुमार ने उसकी सरलता को महसूस किया। बाकी लड़कियां जहां सज धज कर आई थीं, वहीं ये गरीब लड़की सादगी में भी अलग दिख रही थी। उत्सव खत्म हुआ, लेकिन आराध्या का प्रभाव राजकुमार पर गहरा पड़ा। कुछ दिन बाद राजमहल से संदेश आया। राजकुमार आदित्य रामलाल की पुत्री आराध्या को राजमहल में आमंत्रित करना चाहते हैं। रामलाल और कमला को विश्वास ही नहीं हुआ। कमला ने कहा, ये तो कोई सपना लग रहा है, लेकिन ये हकीकत थी। जब आराध्या राजमहल पहुंची तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। उसे एक खास कमरे में ले जाया गया, जहां सुंदर सुंदर गाउन रखे थे, कहीं रेशमी, कहीं मखमली और कहीं हीरों से जड़े हुए। वहां की दासी बोली, राजकुमारी जी, अब से ये सब आपके हैं। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने सच हो रहे हैं। उसे अपने पिता की छोटी सी दुकान याद आ गई, जहां पुराने कपड़ों के टुकड़े जोड़कर उसने गुड़ियों के गाउन बनाए थे। उसके मन में सवाल उठा, क्या मैं सचमुच इस सब की हकदार हूँ? मैं तो बस एक गरीब दर्जी की बेटी हूँ। शाही जीवन आसान नहीं था। महल की और भी राजकुमारियां और रानियां थीं, जिन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक गरीब व्यापारी की बेटी को इतना सम्मान मिल रहा है। वे फुसफुसाकर कहती, देखा, ये तो गांव की लड़की है, न चलना जानती है न बोलना, फिर भी इसे राजकुमार ने महल में बुला लिया। कभी कोई उसकी चाल का मजाक उड़ाता, कभी कोई उसके साधारण शिष्टाचार की आलोचना करता, लेकिन आराध्या ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। हर रात वो अपने पिता की बातें याद करती। बिटिया, कभी डरना मत, मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतती है। एक दिन महल में बड़ा नृत्य उत्सव रखा गया। सब राजकुमारियां और नगर की प्रमुख युवतियां वहां आईं। हर कोई सबसे सुंदर दिखना चाहती थी। आराध्या को भी आमंत्रित किया गया। दासियों ने उसके सामने दर्जनों गाउन रख दिए। वो उलझन में पड़ गई। इतने महंगे गाउन देखकर भी उसके मन में शांति नहीं थी। आखिरकार उसने वही गाउन चुना जो उसकी माँ ने पुराने कपड़ों से उसके लिए सिला था। वो गाउन बाकी गाउन की तुलना में साधारण था, लेकिन उसमें उसकी आत्मा जुड़ी हुई थी। जब वो नृत्य सभा में पहुंची तो सब हंस पड़े। अरे, ये कैसी राजकुमारी है? इतने हीरे जवाहरात रखे थे और इसे साधारण गाउन पहनने की सूझी। लेकिन जब नृत्य शुरू हुआ तो सबकी बोलती बंद हो गई। आराध्या का नृत्य इतना सुंदर और भावपूर्ण था कि राजकुमार आदित्य की नजरें उसी पर टिक गईं। उस पल सबको एहसास हुआ कि सुंदरता गाउन में नहीं, बल्कि पहनने वाले की आत्मा और आत्मविश्वास में होती है। दिन बीतते गए। राजकुमार आदित्य को आराध्या की सादगी और सच्चाई पसंद आने लगी, लेकिन महल के कई लोग उनके खिलाफ थे। राज दरबार में एक दिन मंत्रियों ने कहा, महाराज, क्या आप सचमुच एक गरीब दर्जी की बेटी से विवाह करना चाहते हैं? राज्य की गरिमा का क्या होगा? राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, राज्य की गरिमा गाउन या सोने चांदी में नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसाफ में है। और जो लड़की अपनी गरीबी में भी आत्मसम्मान नहीं भूली, वही असली रानी बनने लायक है। राज्य भर में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी का ऐलान हुआ। आराध्या के पिता रामलाल और मां कमला को विशेष रूप से राजमहल बुलाया गया। जब रामलाल ने अपनी बेटी को शाही गाउन में देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बिटिया, तूने मेरे सपनों को सच कर दिया। मैंने तो तुझे गुड़ियों के लिए गाउन सिलते देखा था, और आज तू खुद हीरो से जड़े गाउन पहन रही है। आराध्या ने झुककर पिता के पैर छुए और बोली,
पिताजी, ये सब आपकी मेहनत और माँ के आशीर्वाद से संभव हुआ है। मैं कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलूंगी। लेकिन जब दर्पण के सामने उसने खुद को देखा और सोचने लगी, गाउन चाहे कितने भी महंगे हो, लेकिन असली सुंदरता मेहनत, सच्चाई और आत्मविश्वास से आती है। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।